डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 9th क्लास की फिजिक्स की यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं इनको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में जो सबसे पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो है 30 किलोग्राम ऑब्जेक्ट इज सपोर्टेड फ्रॉम रोप सच दैट टेंशन इन द रोप इज इक्वल टू इट्स वेट। एक 30 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, उसको एक रस्सी के साथ बांध कर उसको लटका दिया गया है। इस तरह के जो रस्सी के अंदर जो टेंशन पैदा होती है वो इसकी वेट के बराबर है, यानी जितना वेट नीचे की तरफ होगा उतनी ही टेंशन रस्सी में पैदा होगी। द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, अब ऑब्जेक्ट का हमने वेट फाइंड करना है। इस 30 किलोग्राम ऑब्जेक्ट का वेट 30 किलोग्राम होगा, 30 न्यूटन होगा, 294 होगा या 9.8 न्यूटन पर कूलम होगा। तो देखिए जो वेट का फार्मूला होता है W, वो इक्वल होता है W इज इक्वल टू mg। अब यहाँ पर m जो है वो हमें कितना दिया हुआ है, 30 किलोग्राम दिया हुआ है। तो 30 और इसमें जो एक्सेलरेशन पैदा होगा 9.8 होगा, 9.8 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 294 न्यूटन। तो ये होगा इसका वेट ऑब्जेक्ट का, और ये होगा ऑप्शन नंबर सी 294 न्यूटन। सेकंड है फोर्स नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉल ऑफ मास 0.5 किलोग्राम इज 20 न्यूटन, 10.5 न्यूटन, 9.5 न्यूटन या 5 न्यूटन। पूछा जा रहा है सेकंड में कि एक आपके पास बॉल है जिसकी मास है 0.5 किलोग्राम, इसमें हमने एक्सेलरेशन पैदा करना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसके लिए हमें कितनी फोर्स चाहिए होगी, तो ये फोर्स हम कैसे फाइंड करेंगे। इसके लिए सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज करेंगे, F इज इक्वल टू एम ए। तो F इज इक्वल टू एम जो है ये ऑब्जेक्ट की जो मास है वो 0.5 किलोग्राम है। तो m 0.5 और a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और a है 10। तो इनको मल्टीप्लाई करें, ये पॉइंट इसका ख़त्म करें, इसके नीचे 10 आएगा, 10 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा जी 5 न्यूटन। और 5 न्यूटन कौन सा ऑप्शन है जी, तो ऑप्शन नंबर डी है जो कि है 5 न्यूटन। तो हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर डी 5 न्यूटन। थर्ड है बॉल ए कोलाइड विद बॉल बी विच इज एट रेस्ट आफ्टर द कोलिजन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। बॉल ए जो है वो बॉल बी के साथ कोलाइड करता है और बॉल बी शुरू में किस पोजीशन पर है, रेस्ट पोजीशन पर है। कोलिजन के बाद कौन सी कंडीशन होना नामुमकिन है। बॉल ए कम्स टू रेस्ट एंड बॉल बी स्टार्ट्स मूविंग। बॉल ए रेस्ट पर आ जाता है, बॉल बी मूव करता है। बोथ बॉल्स मूव इन सेम डायरेक्शन, दोनों बॉल्स एक डायरेक्शन में मूव करते हैं। बोथ बॉल्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों बॉल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। या बोथ बॉल्स आर एट रेस्ट, या दोनों बॉल ही रेस्ट पोजीशन पर आ जाते हैं। तो देखिए थर्ड में ये हमारे पास बॉल ए है, ये मूव करता हुआ आता है और बी के साथ टकराता है जो कि रेस्ट पोजीशन पर है। अब क्या कर सकता है ये बॉल ए के बी के साथ आकर टकराएगा तो खुद रेस्ट पे हो जाएगा और बी को मूव कर सकता है, या ये इसके साथ आकर टकराएगा तो टकराने पर ये वापस चला जाएगा और बी जो है ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। या ऐसे हो सकता है कि ये बॉल इसके साथ आकर टकराएगा और दोनों ही एक दूसरे के साथ इसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएं। लेकिन ऐसा होना मुमकिन नहीं है कि बॉल ए जो है वो बॉल बी के साथ आकर स्ट्राइक करे और ये बॉल इसको रोक दे। क्यों? क्योंकि इसका जो मोमेंटम है ये इसमें ट्रांसफर होगा और इस मोमेंटम की वजह से ये आगे की तरफ या पीछे की तरफ जिस डायरेक्शन में भी मूव करना होगा ये मूव करेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए बॉल बी का मूव करना ज़रूरी है या बॉल ए का मूव करना ज़रूरी है। दोनों ही एक टाइम पे रेस्ट पर नहीं हो सकते। तो ऑप्शन नंबर डी होगा बोथ बॉल्स आर रेस्ट और एट रेस्ट। ये दोनों बॉल ही रेस्ट पर हों, ये ऐसा होना मुमकिन नहीं है। फोर्थ है व्हाट इज द मास ऑफ अ कार दैट इज ट्रैवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड वेस्ट एंड अ मोमेंटम ऑफ 22,000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड वेस्ट। हमने एक कार की मास फाइंड करनी है जो कि 20 मीटर पर सेकंड के साथ जा रही है और इसका मोमेंटम 22,000 किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड है। इसकी मास कितनी हो सकती है, ये 440,000 किलोग्राम होगी, 21,980 किलोग्राम होगी, 22,020 होगी या 1100 किलोग्राम होगी। तो फोर्थ को देखें तो जो मोमेंटम होता है वो होता है P इज इक्वल टू एम वी के। यहाँ से हमने m फाइंड करना है तो m को एक साइड पे छोड़ा, ये P m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा P से। तो P जो हमें दिया गया है वो मोमेंटम है वो है 22,000 और नीचे जो वेलोसिटी है वो है 20। तो ये देखें 0 इसके साथ कैंसिल होगा, 2 1 is 2, 2 11 are 22, तो 0 0। तो ये मास आ जाएगी 1100 किलोग्राम, ये होगी जी मास। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा है जी, डी है जो कि है 1100 किलोग्राम्स।
उसके बाद एन ऑब्जेक्ट एट अर्थ एंड टेकन टू मून शुड हैव, एक ऑब्जेक्ट जो है वो ज़मीन पर है और उसको जब हम चांद पर लेकर जाएं तो उसकी जो मैस और वेट है उसमें कैसी तब्दीली आनी चाहिए। लेस मैस लेस वेट, यानी मैस उसकी कम हो जाए और वेट भी कम हो जाए। सेम मैस मोर वेट, मैस उसकी उतनी रहे वेट बढ़ जाए मून पर जाने से। सेम मैस लेस वेट, मैस उतनी रहे वेट कम हो जाए। या लेस मैस सेम वेट, मैस कम हो जाए और वेट उतना ही रहे। तो देखिए ये हमारे पास W इज इक्वल टू mg है। इसमें एक बात को समझें कि जो मैस होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की हर जगह पर कांस्टेंट रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी चीज़ को अगर ज़मीन से चांद पर, सूरज पर, बाकी सितारों पर लेकर जाएंगे, उसकी मैस अगर ज़मीन पर जितनी है उतनी वहाँ पर ही रहेगी। लेकिन उसका जो वेट है वो हर प्लैनेट के हिसाब से जो जी की वैल्यू होगी वहाँ पर उसके हिसाब से उसका वेट होगा। जी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वेट ज़्यादा होगा, जी की वैल्यू कम होगी तो वेट कम होगा, क्योंकि W और G जो है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब मून पर लेकर जा रहे हैं तो मून पर जो G होता है वो कितना होता है, वो G कम हो जाता है, क्योंकि डिस्टेंस ज़मीन से ऊपर कम होता जाता है। जो बॉडी हाइट पर चली जाती है तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कम होने की वजह से जो G की वैल्यू होती है वो 1.63 मीटर पर सेकेंड होती है चांद के ऊपर। तो इसलिए जी की वैल्यू कम होने से वेट भी कम हो जाता है, मैस उतनी रहती है वेट कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर होगा हमारे पास कौन सा जी, सी, सेम मैस लेस वेट। मैस उतनी रहेगी, वेट उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा जब हम उसको ज़मीन से चांद पर लेकर जाएंगे। द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की हमने यूनिट बतानी है, एन होगी, केजी होगी, म्यू होगी या इट हैज़ नो यूनिट। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है उसको म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये किसके इक्वल होता है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल फोर्स के इक्वल होता है। यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम नॉर्मल फोर्स से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक क्वांटिटी आती है जिसको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहा जाता है। फ्रिक्शन की वैल्यू के बारे में भी बताता है। अब ये देखिए ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है। जब एक क्वांटिटी हमें हासिल होती है दो एक जैसी क्वांटिटीज को डिवाइड करने से, यानी कि उनके रेशो लेने से, तो ऐसी सूरत में जो नई बनने वाली क्वांटिटी होती है उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की कोई यूनिट नहीं होगी। 6th होगा इट हैज़ नो यूनिट्स। 7th है द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 किलोग्राम मूविंग विद 6 मीटर पर सेकेंड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 मीटर इज 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 12, 10 या 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पूछा जा रहा है कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है एक ऑब्जेक्ट जिसकी मास है 1 किलोग्राम, उसके लिए जो कि 6 मीटर पर सेकंड के साथ सर्कल में मूव कर रहा है जिसका रेडियस 3 मीटर है, तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कितना होगा। 7th क्वेश्चन है, ये 6 था और इसका ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। 7th में देखिए सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का फार्मूला है v² डिवाइडेड बाई r। वेलोसिटी जो है वो 6 मीटर के साथ वो मूव कर रहा है तो 6 का स्क्वायर लेंगे और r जो है वो 3 है। 6 6 आर 36 होगा डिवाइडेड बाई 3, तो 3 12 आर 36 होगा, तो AC जो आएगा वो 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा और ये है ऑप्शन नंबर बी, ये होगा ऑप्शन नंबर बी 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 7th का बी। 8th है हाउ मैनी टाइम्स द सेंटीपिटल फोर्स विल इंक्रीज इफ द मास ऑफ अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कल इज डबल्ड। पूछा जा रहा है कि अगर एक बॉडी जो है वो सर्कल में मूव कर रही है उसकी मास को अगर डबल कर दें तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितने गुना बढ़ेगी, 6 टाइम्स, 2 टाइम्स, 4 टाइम्स या 8 टाइम्स। तो 9th में हम देखते हैं F इज इक्वल टू जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो mv² डिवाइडेड बाई r के इक्वल होती है, mv² डिवाइडेड बाई r। अगर नई मास जो है m प्राइम वो डबल हो जाए यानी 2m हो जाए तो फिर f प्राइम कितना हो जाएगा, f प्राइम जो होगा वो इक्वल हो जाएगा m प्राइम v² डिवाइडेड बाई r। यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ इसको, f प्राइम इज इक्वल टू m प्राइम जो है वो 2m है तो 2m v² डिवाइडेड बाई r। f प्राइम इज इक्वल टू 2 को वैसे ही लिखें mv² डिवाइडेड बाई r जो है वो f के इक्वल है तो 2 है। इसका मतलब है कि पहले वाली फोर्स है जो f प्राइम नई फोर्स होगी मैस को डबल करने पर वो भी डबल हो जाएगी। सो ऑप्शन नंबर क्या होगा जी हमारे पास, बी होगा 2 टाइम्स। 9th है विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज कैन एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। नीचे दी गई जो फोर्सेज हैं उनमें से कौन सी फोर्सेज जो हैं वो सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पर एक्ट कर सकती हैं। टेंशन फोर्स, तो टेंशन फोर्स भी सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पर एक्ट कर सकती है। जैसे कि ये हमारे पास एक पेंडुलम है, इसको जब हम बॉडी को यहाँ पर लाते हैं तो ये ऐसे मूव कर रही है तो इस टेंशन फोर्स की वजह से इसमें ये सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस होती है तो ये टेंशन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पर एक्ट कर सकती है। फ्रिक्शनल फोर्स, जब एक मोटरसाइकिल सवार जो है वो मोड़ रहा होता है
तो उसको मोड़ने में फ्रिक्शनल फोर्स ही मदद देती है। फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही सेंट्रीपिटल फोर्स पैदा होती है और वो मोड़ रहा होता है। तीसरे नंबर पर ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ज़मीन के गिर्द क्या है जी, चांद है। अब ज़मीन क्या कर रही है, उसको अपनी तरफ खींच रही है, जिसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स पैदा होती है और चांद उसके गिर्द घूमना शुरू हो जाता है एक दायरे में। तो ये तीनों फोर्सेस सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पर यूज़ हो सकती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस।